नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। क्या बोलती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच पिछले करीब 2 महीनों से तनातनी चल रही है। भारत ने चीन की धोखेबाजी एक बार नहीं कई बार देखी है। इतिहास को छोड़ भी दें तो हाल ही में तनाव की स्थिति के बीच भी कई बार चीन की तरफ से कपट किया जा चुका है, लेकिन लगातार विवाद बढ़ने और हिंसक झड़प होने के बाद भी बातचीत जारी रही और अब एक बार फिर से चीन की सेना करीब 1 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। भारत चीन विवाद लगातार बढ़ रहा था। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। अभी भी तनाव कम नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देश की तरफ से बातचीत जारी है और लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सीमा पर हालात काबू में रहें और युद्ध जैसी स्थिति न बने। यही वजह है कि चीन ने हिंसक झड़प वाली जगह से अपने टेंट समेट लिए हैं और ताजा जानकारी के अनुसार चीन की सेना वहां से करीब 1 किलोमीटर पीछे चली गई है। सीधे मुकाबले से डरा चीन। हालांकि चीन के कपट को भारत ने झेला है। चीन ने भारत के साथ धोखेबाजी का एक अलग ही इतिहास डाल रखा है। चीन की धोखेबाजी देखने के बाद अब और ज्यादा विश्वास ड्रैगन पर नहीं किया जा सकता। जो विश्वासघात चीन बार बार भारत और दूसरे देशों के साथ करता है वो पूरा विश्व देखता है और ऐसे में भारत की तैयारियां पूरी हैं और शायद यही वजह है महाशक्ति के रूप में उभरने वाले चीन भले ही भारत के साथ कपट कर रहा हो, पीठ में छुरा घोंपने वाला काम कर रहा हो, लेकिन सीधे सीधे मुकाबला करने से ड्रैगन भी डर रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार 15 जून को जिस जगह पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई थी, अब वहां से चीन की सेना करीब 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। दोनों देशों के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं और सैनिकों को पीछे हटाने का मंथन चल रहा है। ऐसे में ये कदम दोनों देशों के बीच जारी विवाद को कम करने की दिशा में पहला पड़ाव माना जा रहा है। क्या ड्रैगन ने मानी हार? विस्तारबाजी सोच वाले चीन ने क्या लद्दाख में भारत के खिलाफ हार मान ली है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि चीन लगातार भारत के खिलाफ आक्रामक रूप अपना रहा है। हिंसक झड़प होने के बाद भी चीन ने तरह तरह के सैन्य तैयारियों के वीडियो जारी कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत चीन के दबाव में नहीं आया और लगातार भारत ने कई बार कड़े फैसले लिए। सैनिकों के हथियार चलाने की छूट सीमा पर दी गई, विश्व स्तर पर कूटनीतिक तैयारी की, देश के भीतर चीन के खिलाफ एक माहौल तैयार हो गया और भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत को प्राथमिकता का मुद्दा उछला, जिससे चीन को एक बड़ी आर्थिक चोट लगी और शायद यही कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिससे चीन को हार माननी पड़ रही है। फिर क्या छल करेगा कपटी चीन? कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति बन गई है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे भी हट गई हैं। चीनी सेना ने अपने टेंट, गाड़ी और सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। कोर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत भी यही पर तय हुआ था। गलवान घाटी के पास अब बफर जोन बनाया गया है ताकि किसी तरह की हिंसा की घटना ना हो। चीनी सैनिक करीब 1 किलोमीटर पीछे हट गए हैं, जो भारतीय हिस्से में देखा जा सकता है। हालांकि गलवान घाटी के पीछे वाले चीन के पीछे हटने के साजो सामान रखा हुआ है। इसके बाद दोनों सेनाओं में आगे की बात भी हो सकती है, लेकिन चीन पर भरोसा अब भारत नहीं कर सकेगा क्योंकि कपटी चीन फिर से छल कर सकता है। गलवान में शहीद हुए थे 20 जवान। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच हुई मई महीने में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास पैंगोंग लेक पर चीनी सेना और भारतीय जवान सेना आमने सामने हो गए थे। जून के पहले हफ्ते में दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, जहां पर सैन्य लेवल की बात हुई, लेकिन बावजूद इसके 15 जून को दोनों देशों के जवानों में हिंसक झड़प हुई। भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। हालांकि चीन को भी बड़ा नुकसान हुआ था।
लेकिन उसने ना ही कोई आंकड़ा जारी किया और ना ही इसे कभी माना। लेकिन एक कमांडर की मौत को भी चीन ने कबूल कर लिया है। डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। चीन के तेवर यूं ही ठंडे नहीं पड़ गए। चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और उसके बावजूद अगर चीनी सेना पीछे हट रही है तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि ड्रैगन शांति चाहता है। हर कोई चीन की विस्तारवादी नीति से वाकिफ है। भारत से बेहतर चीन की कपट नीति को और कौन जान सकता है। लेकिन चीन के पीछे हटने का असली कारण क्या है, इस बारे में जानने के लिए यह खास रिपोर्ट आप देखिए। हिंदुस्तान के कड़े रुख को देखकर चीन के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। चीन ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है कि भारत अपने फैसले पर अड़िग है। तभी तो एलएसी पर भारत के अड़िग रुख के आगे चीन के पीछे हटने को मजबूर हो गया है। लद्दाख में चीन के सैनिक पीछे हट गए हैं। अपना सामान समेटकर चीन की सेना करीब 1 किलोमीटर तक पीछे हटती है। भारत की कूटनीतिक जीत। भारत वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन चुका है। पूरे विश्व में भारत की कूटनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोला, फिर पूरे विश्व को एकजुट किया, जिसका परिणाम साफ तौर पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग हो चुका है, लेकिन अब उसी आतंकिस्तान का बार बार समर्थन करने वाले चीन की बारी है। अब कूटनीतिक स्तर पर चीन का मुकाबला भारत से हो रहा है। तो भारत ने भी ड्रैगन को सबस खाने के लिए कमर कस ली है। अमेरिका और रूस समेत विश्व की तमाम महाशक्तियां भारत का समर्थन कर रही हैं। अमेरिका से सेना आ रही है तो रूस से हथियारों की सप्लाई हो रही है। भले ही अमेरिका और रूस में आपसी होड़ हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव के सामने दोनों भारत का साथ देने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका रूस क्यों दे रहे हैं भारत का साथ? दरअसल रूस और भारत के पुराने संबंध हैं, जिसकी वजह से ही चीन के खिलाफ पुतिन भारत का साथ देने के लिए मजबूर है और भारत के हथियारों की खेप भेज रहे हैं। रूस से भारत का हथियार खरीदना अमेरिका को अच्छा नहीं लगता, जिसका पहले भी अमेरिका ने सख्त विरोध किया है। हाल ही में 20 मई को अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी एलिस वेल्स ने धमकी भी दी थी। रूस से 40,000 करोड़ रुपए के S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन तमाम बातों को भूलकर वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका प्रतिबंध लगाने को दूर की बात है, भारत को सैन्य सहायता देने पर मजबूर है। जैसे अमेरिका ने अपनी आंखें मूंद ली, क्योंकि वह जानता है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में चीन पर अंकुश लगाने का काम केवल भारत ही कर सकता है। चीन के खिलाफ वैश्विक शक्ति। पहले कोरोना के लिए चीन पूरे विश्व में जिम्मेदार ठहराया गया और अब लद्दाख में चीन ने भारत के लिए पंगा ले लिया है, जो उसे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन के अतिक्रमण के बाद जो हालात बने उसे पूरी दुनिया चिंतित है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और तमाम बड़े देश इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और चीन को ही दोषी मान रहे हैं। चीन के साथ बने तनाव को लेकर अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और जापान ने भारत के साथ अपनी सहानुभूति जताई है और भारत को समर्थन दिया है। चीन को आर्थिक झटका। सीमा पर तनाव और हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने ठान लिया है और चीन को एक के बाद एक कई बड़े झटके दिए हैं, जो बदस्तूर जारी भी है। भारतीय सेना सीमा पर चीन के मुकाबले के लिए तैयार है। रणनीतिक और कूटनीतिक बिसात पूरे विश्व में भारत सरकार के बिछा दी है। जहां चीन मात खाता नजर आ रहा है,
भारत सरकार चीन को आर्थिक रूप से भी झटका देने में लगी हुई है। सरकार चीन के खिलाफ अनेकों कठोर कदम उठाए हैं, जिनमें चीन के 59 ऐप बैन, रेलवे में 417 करोड़ का टेंडर रद्द, देश में ऊर्जा क्षेत्र में चीन को आयात पर और आगरा मेट्रो कॉरिडोर और प्रोजेक्ट रद्द किया जाना भी शामिल है। सरकार के इन फैसलों से भी चीन को आर्थिक तौर पर बहुत हानि हुई है। किसी भी काम में बातचीत का अहम रोल होता है, जिसमें सीमा पर तनाव। जैसे ही भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच बातचीत हुई, 6 जून, 22 जून और 30 जून को चीनी सेना से बात की गई, जिसमें मौजूदा स्थिति को वापस अप्रैल से पहले ही स्थिति पर ले जाने की बात की गई। भारत अपने मुद्दों पर अड़ा रहा, लेकिन चीन नहीं माना और सीमा पर लगातार चीन की तरफ से जवानों की संख्या और हथियारों में बढ़ोतरी की गई। चीन की ओर से बढ़ाई जा रही सेना की मौजूदगी देखकर जवाब में भारत ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी। अब लद्दाख बॉर्डर पर भारतीय सेना की कई टुकड़ियां तैनात हैं, लेकिन अब चीन के तेवर भी ठंडे पड़ गए हैं और ड्रैगन की सेना अब पीछे हट गई है। चीन को मिली मात। ये तमाम महत्वपूर्ण कारण है जो भारत की साख को बढ़ा रहे हैं और चीन चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है, भले ही ये युद्ध नहीं हुआ, लेकिन कुछ विशेषज्ञों की राय में चीन को करारी हार झेलनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीन की साख खराब हो रही है, चीन का बाजार डगमगा रहा है और चीन के खिलाफ माहौल बनने से अब पूरा विश्व चीन का विरोध कर रहा है। डेस्क रिपोर्ट, पीएनबी न्यूज। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या बोलती दुनिया में आप बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में सियासी घमासान जारी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार संकट में है, लेकिन ओली सरकार पर जब भी संकट होता है तो चीन संकट मोचन की वहां पर भूमिका निभाता है। इस बार भी चीन पूरी कोशिश कर रहा है ताकि ओली की कुर्सी बची रहे और वहीं पीएम ओली और उन्हीं की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड के बीच आज फिर से बातचीत हुई है, लेकिन ओली की कुर्सी पर संकट बरकरार है। अभी तक सरकार गिरी नहीं है, इसलिए हर कोई सोचने को मजबूर है कि ओली की किस्मत में आखिर क्या है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी में उथल पुथल की स्थिति है। पिछले काफी समय से पार्टी में अंदरूनी घमासान चल रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार संकट में है। उनकी पार्टी के कई नेता उनके खिलाफ हो चुके हैं और पीएम ओली से इस्तीफे की मांग की जा रही है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड पार्टी को तोड़ने की धमकी तक दे चुके हैं। इसी बीच ओली और प्रचंड में बातचीत भी जारी है, लेकिन बात बनेगी या नहीं, पीएम ओली की कुर्सी जाएगी या नहीं, इस बात पर सस्पेंस बरकरार है। रविवार को भी हुई थी बातचीत। नेपाल की सत्ताधारी पार्टी के दो बड़े नेताओं प्रचंड और ओली में रविवार को भी बातचीत हुई थी, लेकिन दोनों नेता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। जानकारी के मुताबिक एक बात पर जरूर सहमति बन गई थी कि सोमवार को बातचीत एक और दो और होगी।
विरोधी गुट ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी मुलाकात की थी। उसने कहा था कि वे सरकार के किसी असंवैधानिक फैसले को मंजूरी न दे। चीन के दुलारे हैं ओली। नेपाल के पीएम ओली को चीन का करीबी माना जाता है। एक बार फिर साबित हो गया है कि ओली सरकार को बचाने के लिए चीन अपनी काठमांडू एम्बेसी के जरिए काफी सक्रिय भूमिका निभाता नजर आ रहा है। यहाँ हो यांकी चीनी राजदूत हैं। रविवार को उन्होंने पूरा दिन सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। शुक्रवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी वो मिली। मई में भी ओली सरकार को गिरने का खतरा था, तब भी चीनी राजदूत ने विरोधी गुट के नेताओं के साथ मुलाकात कर सरकार बचाने में अहम रोल अदा किया था। नेपाल में चीन राजदूत की अहमियत। यांकी को नेपाल में सबसे ताकतवर विदेशी डिप्लोमेट कहा जाता है। नेपाल की टॉप लीडरशिप भी उन्हें आर्मी की तरह उनकी सीधी पहुंच है। नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूरे चंद्र थापा उनके करीबी माने जाते हैं। 13 मई को चीन की एम्बेसी में एक डिनर हुआ था। इसमें थापा चीफ गेस्ट थे। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी भी उन्होंने हाल ही में उनसे मुलाकात की थी। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग टली। हालिया वक्त में नेपाल की सियासत का ये सबसे अहम मोड़ है। ओली का इस्तीफा दबाव के बीच बढ़ता जा रहा है। कुर्सी बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे ओली अपना रहे हैं। शायद यही वजह है कि शनिवार के बाद सोमवार को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुधवार तक टाल दी गई। अब इस कमेटी में कुल 40 सदस्य हैं। 30 से ज्यादा सदस्य ओली का इस्तीफा चाहते हैं। वहीं कुछ सीनियर लीडर समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में आया तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। ओली की मुश्किल क्या? प्रधानमंत्री ओली की सबसे बड़ी मुश्किल पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी का समीकरण है। यही तय करेगी कि ओली रहेंगे या जाएंगे, लेकिन यहां उनका पलड़ा बेहद कमजोर है। कमेटी में कुल 44 सदस्य हैं, जिनमें से 30 ओली के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि ओली बिना वक्त गवाए इस्तीफा दें। खास बात यह भी है कि ओली न सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, बल्कि पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। वे दोनों ही पद नहीं छोड़ना चाहते। बहरहाल सोमवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ठीक समय से पहले टाल दी गई और बुधवार को होगी, यानी अब बुधवार तक ओली को कुर्सी संभालने का मौका मिल गया है। हालांकि 2 दिन बाद बैठक में आखिरी फैसला होने की उम्मीद है। पार्टी में टूट निश्चित। माना जा रहा है कि अगर ओली ने इस्तीफे से इनकार कर दिया तो पार्टी टूट जाएगी। एक गुट ओली और दूसरा प्रचंड के साथ चला जाएगा। पार्टी नेता कई मुद्दों पर ओली से नाराज हैं। कोविड-19 से निपटने में नाकामी, भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई न करने, एक बेहद अहम मुद्दा भारत से जुड़ा हुआ भी है। पार्टी के नेता मानते हैं कि सीमा विवाद पर उन्होंने भारत से बातचीत की नहीं की। वैसे भी ओली पार्टी के तीनों प्लेटफॉर्म्स पर कमजोर हैं। स्टैंडिंग कमेटी और सेंट्रल कमेटी में उनको समर्थन नहीं है। पार्टी के नियमों के मुताबिक अगर इन तीनों प्लेटफॉर्म पर नेता कमजोर होता है तो माना जाना तय है कि पार्टी अब टूटने वाली है। लेकिन चीन की भूमिका यहाँ अहम रोल निभाने वाली है। अपने दुलारे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है। अब देखना यह होगा कि बुधवार को क्या फैसला आता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। चलिए अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है और वहां हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि अमरनाथ यात्रा हो पाएगी या नहीं। लेकिन अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने की पूरी संभावना है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। हर साल शिव भक्तों को अमरनाथ यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है। वे लोग इस इंतजार में रहते हैं
कि यात्रा आरंभ हो और वे बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। लेकिन कोरोना महामारी का असर इस बार अमरनाथ यात्रा पर पड़ा है। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए जिन लोगों ने पहले ही रेल के रिजर्वेशन करा लिए थे, उन्हें अपने टिकट तक कैंसिल कराने पड़े। इस यात्रा के लिए अप्रैल मई से प्रारंभ होने वाले रजिस्ट्रेशन इस बार अभी तक प्रारंभ नहीं हो सके हैं। श्रद्धालुओं में मायूसी देखने को मिली है। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। हर साल की तरह इस बार अमरनाथ यात्रा नहीं हो सकती, ये तो जग जाहिर है। लेकिन बाबा बर्फानी के भक्त मायूस ना हो, इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। इन्हीं कोशिशों का परिणाम है कि अब श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। रिपोर्ट के आधार पर बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 सप्ताह की अमरनाथ यात्रा होगी, यानी 3 अगस्त तक चलेगी। कोरोना के मद्देनजर सावधानी। अमरनाथ यात्रा के लिए हर तरह से सावधानी बरती जाएगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार केवल 10,000 श्रद्धालुओं को ही यात्रा की परमिशन मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस बार सिर्फ बालताल रूट से अमरनाथ यात्रा होगी। हेलीकॉप्टर से यात्रा पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक दिन में गुफा तक 500 श्रद्धालुओं को जाने की परमिशन मिलेगी। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना की जांच करानी होगी। जब तक श्रद्धालुओं की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती, उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। 55 साल के कम उम्र के भक्तों को अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि करीब 2 हफ्ते की अमरनाथ यात्रा होगी। अमरनाथ यात्रा का महत्व। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जिसे देखने के लिए न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि देश विदेश से अनेक पर्यटक यहां इस कुदरत के नजारे को देखने के लिए पहुंचते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमरनाथ की गुफा का महत्व इसीलिए है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शुक और 2 कबूतरों ने सुन लिया था। यह शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। पुराणों के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नौमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ का दर्शन है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात श्री अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। यहीं स्थित है पार्वती पीठ। अमरनाथ गुफा के अंदर बनने वाला हिम शिवलिंग पक्की बर्फ का बनता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक कच्ची बर्फ देखने को मिलती है। मान्यता है कि गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री राम कुंड है। श्री अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भाग गिरा था। अमरनाथ गुफा के बारे में मान्यताएं। किंवदंती के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर खुद श्री अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। पहली बार लाइव आरती।
कोरोना के कारण यात्रा की शुरुआत भले ही देरी से हो रही हो, लेकिन बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं को राहत जरूर दी गई है। श्रावण मास में बाबा बर्फानी भोलेनाथ की आरती का श्री अमरनाथ धाम से भक्त सीधे प्रसारण का लाभ जरूर उठा रहे हैं। श्रावण मास शुरू होने से एक दिन पहले रविवार सुबह अमरनाथ की गुफा में आरती हुई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर जीसी मुर्मू वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित रहे। अमरनाथ धाम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब भक्त प्रसारण के जरिए लाइव आरती से जुड़े। जल्द होंगे बाबा बर्फानी के दीदार। एक तरफ जहां भक्तों को लाइव आरती की सौगात मिल चुकी है, तो वहीं जल्द ही यात्रा भी शुरू हो सकती है। जानकारी के अनुसार 21 जुलाई से ये यात्रा 3 अगस्त तक चलेगी और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि इस बार केवल 10,000 श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दीदार का मौका मिलेगा। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। भारत और चीन के बीच तनाव के चलते भारत सरकार ने टिकटॉक समेत चीन के कई ऐप बैन कर दिए हैं। लेकिन टिकटॉक बैन होने के बाद पंजाब के मशहूर टिकटॉक स्टार जश्न और नूर अब क्या कर रहे हैं और उनकी टीम में क्या घमासान मचा है, इसके बारे में आपको वो खुद ही बताएंगे, क्योंकि ANB न्यूज के संवाददाता ने दोनों बाल कलाकारों से की है खास मुलाकात। आपको सुनवाते हैं। न्यूज़ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨੂਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਟਾ ਜਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਯਾਦ ਹੈ। कॉमेडी वीडियो ਜੀ ਕਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ सुना दी कोई ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕੰਧ ਤੇ ਕਾਤਾ ਧਰ ਦਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੱਲ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਪਹਿਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨੇ ਆ। ਨੂਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ कोरोना चल रहा है, की कहना चाहूंगे सारे पहला तो दूरी बना के रखो, मास्क पा के रखो, दूरी बना के रखो, सैनिटाइजर हैनी ता साबन नाल हाथ धोवो, घरा चलो। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 20 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਚਲੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨੂਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਟੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਈਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਰੱਖੇ। 3 ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੇਵ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰ। ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਟੀਮ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਆਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ। ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀ? ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਕੇਵਲ ਟਿਕਟੌਕ 585, ਉਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ? ਲੇਟੈਸਟ ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਹਿੰਦੀ ਚ ਦੱਸ। मैं अंदर आ सकती हूँ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਨੂਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹਦੀ ਘਰੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸੋ। ओ भरावा ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੂਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾ? ओ भरावा ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੂਰ, ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਖਹਿਰਾ, ANB ਨਿਊਜ਼। चलिए क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online